दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th हिंदी या 10th में भी आपका ये टॉपिक आता है। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है भाई रस, छंद और अलंकार, यानी कि इन्हें आप बोलते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। तो आज के इस क्लास में आपका पूरा 6 नंबर क्लियर होगा। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, साथ में आपको इनके उदाहरण भी मैं बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलो जानते हैं भाई रस और छंद और अलंकार, इन तीनों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है जिससे कि पूरे आपको नंबर मिल सके। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे यहाँ पर रस के अंतर्गत कौन कौन से रस पढ़ने हैं, और जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस क्लास को कर लेना भाई। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपका नंबर जो है ना वो एकदम फिक्स हो जाएगा। तो रस में देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला रस आता है वो भाई साहब आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो जब मैंने यहाँ पर एक चीज ये देखा करो आप लोग, जैसे आप किसी भी रस के लिख रहे हो उसमें आप पहले उसका स्थायी भाव पता कर लो। जैसे कि श्रृंगार है तो इसका रति होता है स्थायी भाव, है ना, फिर उसी से परिभाषा बन जाती है। जैसे यहाँ पर है कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सिंपल सा, देखो मैं साधारण सी परिभाषाएं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बताऊं, छोटी छोटी यहाँ पर करना है। बस आपको 1 नंबर इसका मिलता है और 1 नंबर आपका एग्जाम्पल का। तो देखो एग्जाम्पल को आपको अपने अनुसार कोई भी प्यारा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप इसी को ले लो। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे सुंदर मंदिर माही गावत गीत सवय मिले सुंदर वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही। तो इस प्रकार से और भी यहाँ पर कई सारी लाइनें दी गई। देखिए आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 लाइनें अगर लिख देते हैं ना तो भी आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है। बाकी श्रृंगार रस में आपको ऐसे देखो देना इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं जितना बताऊंगा आप इतना करके चले जाना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दूसरा रस है हास्य रस, जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपका इसका स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देखो, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति, विचित्र चेष्टाएं और कार्य को देखकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सिर पर गंगा हंसे भुजनी के भुजंगा हंसे हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की देखो उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर मतलब भोलेनाथ जो है ना, आप जानते हैं उनका विचित्र प्रकार का एक वेशभूषा था, लेकिन उनके जो शादी में मतलब जो बाराती होते ना, जब वो लोग गए थे तो भाई साहब वहां पर मतलब अनेक प्रकार के लोग थे, कोई बानर कोई भालू, है ना, इस तरीके के। तो उनको देख करके मतलब उनकी शक्लों को देख करके या बोले तो उनकी आकृतियों को देख करके लोगों को हंसी आ जाए, ऐसी उनकी चेष्टाएं थी, है ना, और अनेक प्रकार की वो क्रियाएं भी कर रहे थे। तो यहां पर ये इसका देखो क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। अब इस प्रकार से आप इसका कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक और भी है, देखो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। देखो इसको भी पढ़ करके आप हंस सकते हैं। मतलब कोई गंजा व्यक्ति है जिसके सर पर बाल नहीं, तो भाई उसका यहाँ पर क्या है, कहा गया कि किसी भी हालत में तेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मतलब देखो हंसी वाला एक वर्ड है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका हास रस और श्रृंगार रस। एक रस आपको और पढ़ना है और इसके अलावा नहीं पढ़ना, वो है आपका करुण रस। करुण रस में देखो यहाँ पर इसका स्थायी भाव होता है शोक। तो लिख सकते हैं जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखो इसका उदाहरण है सोकल बिकल सब रोवहि रानी रूप सील बल तेज बेखानी सब देख वखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल 12 बस इस प्रकार से आप इसको कर देंगे तो ये आपका जो 2 नंबर है ना इसका फिक्स हो जाएगा। 3 आपको पढ़ना है, श्रृंगार रस, हास्य रस और भाई करुण रस, है ना। रस का टॉपिक हमारा यहां से समाप्त, इतना कर लोगे। अब भाई साहब यहां पर छंद की बात करते हैं। छंद में देखो क्या क्या पढ़ना है भाई। अब आपको ना इसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो मिलेगा, यानी कि हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का, पूरी तैयारी हम करेंगे। बस आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो चैनल को सपोर्ट करो ताकि मुझे मतलब मोटिवेशन मिले यार, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊँ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तैयारी लगातार कराता रहूँ तो आप लोग सपोर्ट दिखाओ अपना, ठीक है। तो चौपाई में देखो यहाँ पर छंद में सबसे पहला आपका टॉपिक है चौपाई।
जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th में हैं। तो देखो यहाँ पर चौपाई में यह सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब इसकी प्रत्येक जो लाइन होगी, जितनी भी मतलब यहाँ पर कहें तो इसके चरण होंगे, सभी में बराबर बराबर मात्राएं होंगी, है ना। तो यहाँ पर हो गया। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे इसका उदाहरण आप देख लो, सकल स्नेह शीतल रघुबर के गए कोस दुई दिन का ढर के जलु थलु देख बसे निस्बीते कीने गवन रघुनाथ प्रीते। इसमें भाई देखो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण, जैसे सकल है ना, तो यहाँ पर लघु 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 करके, जहां पर थोड़ा सा पढ़ने में आपको टाइम लगे वहां पर गुरु, गुरु का मतलब होता है इस टाइप से, इस तरीके से इसको 2 गिना जाता है, और जहां पर ये एक एक लाइन है इनको 1 गिना जाता है। तो देख लो आपके सामने पूरी मात्राएं लगाई गई हैं और पहली लाइन में 16 है। ऐसे ही इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे तो यहाँ पर इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। तीसरी लाइन का भी करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी 16 मात्राएं, चौथी में भी 16 मात्राएं। इस तरीके से होता है, ये सब चलता है भाई साहब चौपाई में। इसके बाद दूसरा छंद आपको तैयार करना भाई सोरठा। सोरठा जो होता है ये देखो आपको रोले का जो है जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, यहां पर सोरठा की परिभाषा देखो, कहा गया कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब इसमें जो आपके चरण होंगे उनमें बराबर मात्राएं नहीं होंगी। कैसे, तो कह रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं, यानी कि बराबर मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में, और जबकि द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा चरण भी बराबर होगा, यानी कि इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। तो देखो जो पहला और तीसरा होगा इसमें 11-11 मात्राएं, और जो आपका दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें 13-13 मात्राएं। इसमें एग्जाम्पल देखो, कह रहा है मूक होई वाचाल पंगु, ये पहला चरण यहां तक हुआ, इसमें क्या है 11 मात्राएं होंगी। पंगु चढ़े गिरवर गहन, ये आपका दूसरे चरण है। इसके बाद इसमें देखो दूसरे में और चौथे में भाई कह रहा है कि 13-13 होंगी, तो ये इनमें 13-13 और पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। ये होता है आपका सोरठे के साथ, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा होता है रोला, आपको एक चीज देखो याद रखना है, अगर एक चीज आप कर लोगे ना तो आपका मतलब जो इसमें कई सारे हिंदी में दिए गए ना, जैसे कुंडलिया भी है ना, कुंडलिया छंद है, इसके अलावा सोरठा हो गया, रोला हो गया। तो मतलब अब काफ़ी सारे जो ग्रामर के पोर्शन है उनको ज़्यादातर शुरुआत के जैसे आप 10th में जो पढ़े ना वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोहा और यहाँ पर सोरठा जो है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। रोला थोड़ा सा उसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, मैंने अभी जस्ट बोला तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय में 11-11, तो जो दोहा होगा उसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 होंगी। इस परिभाषा का जस्ट उल्टा ले लेना और कोई एक प्यारा सा एग्जाम्पल याद कर लेना, उसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका छंद के साथ। अब अलंकार की बात करें तो देखो अलंकार में क्या क्या करना है, तो पहला आपका तैयार करना है उपमा अलंकार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 12th के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए। तो देखो इसमें आपका इसका परिभाषा, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, यानी कि उसी टाइप से कोई बहुत ज्यादा फेमस वस्तु हो या समानता प्रदर्शित करी जाए, मतलब कि इक्वल दिखाया जाए, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, भाई कह रहा है कि पीपर के जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल की पत्तियों के समान हमारा मन डोल रहा है, यानी कि मन की बात करी गई, तो मन की तुलना भाई पीपल की पत्तियों से। तो समझ लो कि यहाँ पर क्या है भाई, उपमा या समानता दिखाई जाएगी। हरिपद कोमल कमल से, भाई भगवान के पैरों को कमल की पंखुड़ियां जानते हैं ना, कमल के समान दिखाया गया, तो यहाँ पर भी एक समानता हो गई। ये उपमा अलंकार। बाकी इसमें एग्जाम्पल और भी आप तैयार कर सकते हैं, एग्जाम्पल का ही मेन देखो रोल रहता है नंबर दिलाने में, तो वो आप कर लेना। दूसरा अलंकार भाई उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मलहु नीन पड़ी शैल पर आतप परियो प्रभात। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है उत्प्रेक्षा अलंकार का। कर लोगे। चलिए तो एक आपको लास्ट टॉपिक बता रहा हूं भाई इसमें, और यहां से हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें तैयार करना है रूपक अलंकार। रूपक क्या है भाई, जहां उपमेय में उपमान के रूप में, उपमेय में उपमान के रूप में, भाई साहब उपमेय को क्या है, उपमान के रूप में कहा जाए या दिखाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार। बहुत सिंपल सा, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है ना। तो भाई इतना देखो, यहां पर 3 आपको रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ये अलंकार में कर लेना है। इसके अलावा सोरठा, दोहा मैंने बताया, और चौपाई 3 आपको कर लेना है इसमें छंद में। और आपको रस में करुण रस, और एक आपका हास्य रस,
और एक आपका श्रृंगार रस। इतना अगर आप मेरे प्यारे भाई पढ़ लोगे तो जो बोर्ड एग्जाम का इन काव्य सौंदर्य का 6 नंबर है वो आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो अब आपको मिलेंगे एक एक टॉपिक करके, पूरा का पूरा कंप्लीट। हम लोग हिंदी हो, मैंने बता दिया कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लगातार मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि एकदम मतलब सीधे निशाने पर हमारा जो है जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीज़ों पर हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो बस आपको ऐसे वीडियो मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो ताकि थोड़ा सा ग्रोथ मिले। और मतलब आप समझ सकते हैं बाकी सपोर्ट का मतलब क्या ही होता है यार। मेरा मोटिवेशन तभी तो बढ़ेगा ना जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।